जी, कुल्लू साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या मुद्दे हैं आप समझते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेन उद्देश्य ये जिस प्रकार के हालात जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ आज प्रदेश के होते जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में और जो बजट सरकार लेके आई, बड़े बड़े दावे किए और उस बजट के ऊपर चर्चा के लिए अभी 4 दिन का सत्र बचा हुआ जो परसों से शुरू हो रहा है। तो मैं आप सबको बताने के लिए कि सरकार के द्वारा उस पवित्र सदन के अंदर जो लोकतंत्र का एक मंदिर है, कितनी बड़ी झूठ बोली जा रही है कि किसान को की आय को 45% कैलकुलेट किया जा रहा है हरियाणा प्रदेश की सरकार के द्वारा। आज बड़ी बड़े दावे कर रहे हैं, आज तारीख 16 हो गई है, हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के एक भी कर्मचारी को आज तक सैलरी नहीं मिली है। कितनी बड़ी चिंता का विषय है ये, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। जिस प्रकार की लूट हर साल प्रदेश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है और धरातल पे कुछ है ही नहीं, कहाँ जा रहा है वो पैसा। आज ये प्रदेश के लोग इस बात का जवाब इस सरकार से चाहते हैं। आज प्रदेश का हर वर्ग, आज प्रदेश के हालात इतने जर्जर और नाजुक होते जा रहे हैं। मेरे सामने अभी एक ऐसा मुद्दा कल मेरे सामने आया, मैंने उस पर बड़ी बारीकी से मैं कल उसके डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं मैंने। सरकार नौकरियां नहीं दे रही, बेरोजगारी में आज प्रदेश नंबर 1 पे पहुंच गया है। उसके बाद ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के, एमएसएमई के थ्रू जो है ना, लघु उद्योग जो है ना, युवाओं को रोजगारों को लगाने के लिए उसके माध्यम से 3.5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए की सब्सिडी, बड़े बड़े लोन दिए जा रहे हैं, जो धरातल में कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप जिन डिस्ट्रिक्ट के सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से मॉनिटर करते हो, उस पर नज़र रखते हो, कितने स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे जो है ना युवाओं को किया गया है। टोटली जो है ना सिर्फ कागजों के अंदर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है इस प्रदेश को लूटने का। एमएसएमई के जो है उद्योगों को, कितने उद्योग यहाँ पे हैं आप जरा धरातल पे, उसकी सब्सिडी को 50% रेशो के हिसाब से सौदेबाजी की जा रही है हमारे हरियाणा सरकार के द्वारा। 5 करोड़ रुपए अगर लोन दिया जाता है तो 2.5 करोड़ रुपए उनको दो, 2.5 करोड़ तुम जिमो, कोई पूछने वाला नहीं। जिस पॉलिसी को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती है, युवाओं को रोजगार, उनको अपने सेल्फ जो है ना उद्योग लगाने के लिए, उनको के लिए, वो कितना बड़ा एक खेल जो है ना इस प्रदेश के अंदर खेला जा रहा है। आज पर चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो 1 लाख घर बनाने की जो है ना सरकार बात की, उसके अंदर जो है ना बजट के अंदर उन्होंने मेंशन किया है। पैसा नहीं मेंशन किया है, घर मेंशन कर दिए, 1 लाख घर बनाएंगे। वो 1 लाख घर क्योंकि बनाने ही नहीं तो पैसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसके अंदर। पिछले चुनाव से पहले भी जो है ना बहुत सारे फार्म मंगवाए गए थे गरीबों को लुभाने के लिए। उसी प्रकार से अब की बार 1 लाख घर उसके अंदर गवर्नर अभी भाषण के अंदर मेंशन करके उसके अंदर डाल दिए, लेकिन बजट नहीं है, कहाँ से बनेंगे वो 1 लाख घर। नौकरियां देने की बात कर दी, उस नौकरियों का कोई बजट नहीं रखा गया कि ये नौकरियां लगाएंगे तो उसकी सैलरी देने के लिए कहाँ से उसको वो करेंगे, कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं किया गया। महंगाई पे कंट्रोल कैसे करेंगे उसका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। साहब, आपने यात्रा निकाली पूरे हरियाणा में जी, तो क्या लगता है बदलाव चाहता है हरियाणा? मैं उसी बात पे आगे आ रहा हूँ जो आपने सवाल किया है। मैंने यात्रा निकाली थी इस प्रदेश को देखने के लिए, इस प्रदेश के हालात का जायज़ा लेने के लिए कि आज किस दौर से, किस उसमें मेरा प्रदेश के लोग जो है वो जी रहे हैं, और जो पीड़ा, जो दर्द मैंने उस यात्रा के दौरान पूरे प्रदेश में लोगों से, नांगल चौधरी से लेकर और
चंडीगढ़ तक, पंचकुला तक मैंने लोगों से जो मिलना हुआ, जो रूबरू, मैंने वहाँ किसानों से मुलाकात की, मेरे से मिलने आए लोग, नांगल चौधरी से शुरू करके वहाँ नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, दादरी, कलानौर तक जो है ना, लोगों की सरसों की फसल का बहुत बड़ा एक रोष था। पाले की वजह से वो फसल खराब हो गई थी, किसान सड़कों पे बैठे थे उस अपने मुआवजे के लिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उससे आगे चले मेरा महम, लाखन माजरा, महम, जुलाना और नारनौंद के अंदर हज़ारों एकड़ जो किसान बैठे हुए थे, जिनका जो ना जल भराव की वजह से बुआरा ही नहीं हुआ। इससे पहले हाउस के अंदर अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये मुद्दा उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर इस बात को किया था कि जो ज़मीन बगैर उसके रहेगी, बुआई के रहेगी, उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ का हम मुआवजा देंगे, उसका स्पेशल गिरदावरी करा के। यानी एक मुख्यमंत्री प्रदेश के सदन में खड़े होकर जो पूरा लाइव चल रहा है, पूरा प्रदेश नहीं देश उसको देख रहा है, खड़े होकर कोई बात कहते हैं और वो धरातल पर जीरो होती है। ये हालात हैं इस प्रदेश के। उस बात को मैंने देखा है। बड़ी बड़ी बातें फैमिली आईडी के नाम पर गरीबों की करते हैं। इतने फेक, एक ऐसे परिवार में अनेकों जिसके घर में खाने के लालच नहीं, उनकी इनकम लिख रखी है कई लाख रुपए, उनके राशन कार्ड काट दिए उनके। एक आज मैं पूछना चाहता हूँ, 1,80,000 की मिनिमम, अगर 1,80,000 की इनकम में अगर कोई 10,000 रुपये बिजली का बिल भरता है तो कौन सा जुल्म करता है? क्या उसको अधिकार नहीं गरीब को कि वो पंखा चलाए, लाइट चलाए? रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 9,000 से ऊपर कोई बिजली का बिल भरेगा उसको भी अधिक आय मान लिया जाएगा। कुंडू साहब, आपने आधे से ज्यादा हरियाणा नापा जी, किन मुद्दों को लेकर जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा देखा? वो 5 वही मैं मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा किसान के अंदर जो मैं बता रहा हूँ, ये किसान के मुद्दे बता रहा हूँ। दूसरा बेरोजगारी, युवाओं के अंदर इतना रोष, इतना भयंकर वो है। आज युवा इतने जबरदस्त एक डिमोरलाइज उस स्थिति के अंदर है और वो नशे की तरफ जा रहा है। आज एक बाप, एक दादा दादी इस बात के लिए पीड़ित हैं कि उसके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित नहीं है, उसको नौकरी नहीं नज़र आ रही। मैंने सबसे ज़्यादा रोज युवाओं मिले, मैंने उनसे पूछा भी क्या कर रहे हो आप एजुकेशन? उनका जवाब था पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के आज घर के हालात ऐसे नहीं है, पढ़ाई के लिए खर्चा करें और उसके बाद नौकरी दूर दूर तक, तो पढ़ के क्या करेंगे। युवाओं के अंदर ये एक दर्द देखा मैंने, जो बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। आज प्रदेश के अंदर 40 लाख युवा जो आज बेरोजगारी की फौज खड़ी हो गई है, जिसको अपना भविष्य नज़र नहीं आ रहा। आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार, लूट इतना भयंकर बन गया, आज ये आम बात होगी, लोग सरेआम कहते हैं। और कल एक पेपर के अंदर एक खबर थी, अगर सही काम के लिए कुछ घूस देनी पड़े तो वो लीगल होगी। क्या रही सरकार? मैं आपको अभी उसका वो बहुत बड़ी न्यूज़ है एक पेपर की, मैं आपको देता हूँ। कल ही मेरे पास एक मेरे फ्रेंड ने भेजी है। यानी किस दिशा में जा रही हैं हम? ये इतने बड़े इश्यूज हो गए हैं, जात पात के नाम पर आज समाज को बांट दिया गया है, जो एक दर्द देखा है मैंने लोगों के अंदर। कुंडू साहब, जैसे आप बीजेपी के खिलाफ इतना गुस्सा जो उगल रहे हैं उनकी नीतियों को लेकर भी, लेकिन पिछले राज्यसभा चुनाव में आपने वोट ना डाल के एक तरह से बीजेपी की ही मदद की थी, तो कैसे अब जनता को भरोसा दिला पाओगे कि हम बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं? आप वोट डालते तो शायद बीजेपी कैंडिडेट आप मेरे ऊपर ये दोष नहीं दे सकते हैं। मुझे इस बात का नहीं पता था कि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट बिक के कांग्रेस की वोट नहीं डालेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि एक विधायक सरकार के खिलाफ किसान के पक्ष में इस्तीफा देता है? मैं किसान के साथ हूँ, बीजेपी के खिलाफ बोल के इस्तीफा देता है और फिर वो बीजेपी को वोट डालता है। मैंने बीजेपी को वोट नहीं डाली, मैंने कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं डाली, क्या 2.5 करोड़ जनता के अंदर, हरियाणा के अंदर उस कांग्रेस के आला कमान को एक भी राज्यसभा के काबिल कोई इंसान नहीं मिला? मैं क्यों डालूं उस बाहर के व्यक्ति जिसको हरियाणा का पता ही नहीं? राज्यसभा की सीटों को सिवाय इन्होंने जो है ना एक बिकाऊ और एक लेबल समझकर जो है ना किसी अपने को ओबलाइज करने का वो बना। राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट
सदन सबसे उच्च सदन माना जाता राज्यसभा का। उस सदन के अंदर अगर मेरा प्रदेश का कोई पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जाता तो वो मेरे प्रदेश के मुद्दे उठाता, इसलिए मैंने उसको वोट नहीं डाला। आप मेरे को किस बात पे ब्लेम कर सकते हैं? मैं उस बीजेपी को वोट डालता, मेरे पास बड़ी बड़ी ऑफरें आई थी, बहुत बड़ी ऑफरें आई थी। क्या मैं बिकाऊ नहीं हूँ बलराज कुंडू? और मैं अपनी आत्मा से, अपने विवेक से, अपने उससे बुद्धि से उस बात को वो करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसी पे काम करता हूँ। जो मुझे गलत लगता है मैं गलत के साथ कभी खड़ा नहीं हूँ। अभी हरियाणा में जितने भी निर्दलीय विधायक हैं जी, सबसे ज़्यादा चर्चा में आप ही रहते हैं। आपकी समाज सेवा हो, आपकी पैदल यात्रा हो, विधानसभा मुखरता से आप आवाज़ उठाते हैं जी। अब जनता ये जानना चाहती है कि बलराज कुंडू का अगला कदम क्या होगा? नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के जहन में है, और मैं उसका काफ़ी हद तक तो जवाब दे भी चुका हूँ और आज फिर आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि मैं अपने लोगों से इस बात की चर्चा कर रहा हूँ। आज भी आपने देखा हो यहाँ जींद के कई बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे मैंने बुलाए हैं, जिनसे चर्चा आपसे प्रेस वार्ता के बाद में उनसे चर्चा भी करेंगे। इसी प्रकार से मैंने पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी मूवमेंट शुरू की है, उनसे चर्चा विचार विमर्श में कर रहा हूँ। और बहुत जल्द जो मैंने इस यात्रा के दौरान जो लोगों से फीडबैक लिया है, लोगों के अंदर इस बात का बिल्कुल एक वो है, वो लोग विकल्प चाहते हैं। पहले कांग्रेस के शासन था 10 साल, कांग्रेस से परेशान और पीड़ित होकर लोगों ने भाजपा को एक विकल्प के रूप में देखकर, उससे पहले भाजपा कहीं नहीं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, एक का दो चार सीटें आती थी, वो भी गठबंधन में मिलाकर। भाजपा को माना बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने बेचे थे इन्होंने। 15 लाख रुपए देने की बात की थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, किसान की आय डबल करने की बात की थी। बड़े बड़े सपने बेचकर हमारे लोगों को एक बड़ी उम्मीद दिखाकर भाजपा को जो है ना लोगों ने विकल्प के रूप में देखा और भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया इस हरियाणा प्रदेश की लोगों ने। अब भाजपा ने तो उस कांग्रेस को भी बहुत पीछे छोड़ दिया, उसको भी अच्छा खिलवा दिया। जिस कांग्रेस से लोग इतने पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर इस जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या क्या अपशब्द और वो बोला जाता था, आज वही जींद के लोग उनको अच्छा बता रहे हैं कि वो ठीक थे भाजपा। मान के चलें कुंडू का रुझान थोड़ा कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है? नहीं, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मेरी पूरी बात खत्म होनी चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ उस कांग्रेस को अच्छा कहला दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रति वो कोई कांग्रेस से खुशबू नहीं आनी शुरू हुई, उनको कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा। जाएं तो जाएं कहाँ? क्योंकि वो छोटे देवीलाल, उन लुटेरा पार्टी ने तो जो है ना अपना असली आईना दिखाई दिया ना, जिसको एक उम्मीद के रूप में पिछले चुनाव के अंदर खासकर हमारे समाज के लोगों ने उसको सर आंखों पर बिठाकर एक ताज़ा बनी नई पार्टी को 10 सीटें देकर उस विधानसभा में भेजा, जिस भाजपा के अगेंस्ट वोट लेकर, जिस भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, जिस भाजपा को कलंक बताते थे, जिसका नाम लेना और उसका साथ देने में उसका बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार करने की बात करने वाले नेता, और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर जो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया है, जो लुटेरापन का, वो तो कहीं है ही नहीं अब। तो लोगों को विकल्प चाहिए, और विकल्प देने के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। निश्चित रूप से हम इस बारे में चर्चा करके आगामी बहुत जल्द इस जींद की संघर्षशील धरती से ही आगाज करेंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने आगाज मुहावरा है, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, ये मतलब एक लोकोक्ति है और आम जनता की एक मान्यता है। यही किसी को शुरू में मान्यता नहीं मिलती। तो जिस प्रकार से आपने रोहतक में चेयरमैनी ली, लोगों को पता नहीं था कि चेयरमैन बनेंगे, फिर विधायक बने, क्या भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को देख रहे हैं आप? ये लुटेरे अगर मुख्यमंत्री की सपने ले सकते हैं, मैं किसान का फौजी का बेटा क्यों नहीं ले सकता? ये तो लूट के लिए, अपने घर भरने के लिए। मैं तो इस प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, जन सेवा के लिए राजनीति में आया हूँ। तो क्या मैं सपना नहीं देख सकता? मेरा सपना सपना नहीं है,
मेरा सपना हकीकत है, मेरा वो है, मैं इस प्रदेश के भविष्य को, इस प्रदेश के को जो है ना, उस खुशहाल प्रदेश में जिसकी चर्चा होती है, जहाँ दूध दही का खाना, वो है हमारा हरियाणा। आज यहाँ दूध दही नहीं, यहाँ नशे का वो हो रहा है। आज मेरा युवा दूध दही नहीं खा रहा, आज मेरा हरियाणा प्रदेश नशे की तरफ जा रहा है। मेरा प्रदेश जो किसान एक के नाम पर उसे ताकत होती थी, एक पूरे प्रदेश देश को जो है ना अन्न खिलाने की ताकत, आज वह मेरा प्रदेश जो है ना अपराध की तरफ जा रहा है। मेरे प्रदेश का युवा का भविष्य अंधकार में है, उसके लिए मैं ये सोच रखता हूँ और उसके लिए मैं ये घूम रहा हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी। आपने अभी कहा अकेला चढ़ा क्या भाव होना, ये अकेला बलराज ही था ना, नांगल चौधरी से चला था। क्या कारवां बन के, मेरी तो कोई पार्टी नहीं, संगठन नहीं, आपने देखा वो सब ने, आप सब मीडिया के साथियों ने देखा है मैं किस प्रकार से लोगों ने सर आँखों पर उठाकर गांव में, किस पूरा गांव का गांव खड़ा मिलकर मेरे स्वागत के लिए, मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे ताकत और आशीर्वाद दे रहा था। आपने देखा होगा वो अकेला बलराज था। कुंडू साहब, ऐसे जैसे आपने कहा कि नई पार्टी आगाज करेंगे, लेकिन जैसे हम देखें कि पुराना हरियाणा का इतिहास है, चौधरी बंसीलाल और भजनलाल पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, नई पार्टी बनाई लेकिन नहीं चला पाए। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप, नई पार्टी बनाएंगे तो क्या उसे खड़ा कर पाएंगे? देखिए, उनका विजन और सोच में और मेरी विजन और सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका विजन और उनकी पार्टी राजा बनने के लिए, राज करने के लिए, सत्ता भोगने के लिए थी। मेरा विज़न इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश की सेवा के लिए है। मेरा विज़न इस प्रदेश की युवा की भागीदारी राजनीति में करने के लिए है। ये मठाधीश जो राजघराने रजवाड़े बनकर बैठे हैं, पहले उनके दादा थे, फिर उनके बाप और उनकी औलाद और फिर आगे अपने पोतों के लिए जो चिंता कर रहे हैं वही राज करें। उस रजवाड़े शाही को ख़त्म करके एक आम किसान मजदूर गरीब के बेटे जिसको वो तकलीफ़ और समस्याओं का मालूम, उसको उस राजनीति में लेकर जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान और ऊर्जावान हो, जिसकी सोच जन सेवा की हो, अपना घर भरने की ना हो, जो टिकट जो है ना वो 10 करोड़ 20 करोड़ में लेके ना आए, वो लोगों की आशीर्वाद से विधानसभा में पहुँचे। ऐसे युवाओं को भागीदारी राजनीति में कर इस प्रदेश को बचाने के लिए मेरी सोच है। उनकी सोच में मेरी सोच में यही एक फ़र्क है, जिसकी वजह से वो फेल हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया ये रजवाड़े हैं और रजवाड़ों की दुकानें प्रदेश के लोगों ने बंद कर दी। कुंडू साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। आपने कहा कि जींद से आगाज होगा। जी। दुष्यंत चौटाला ने जींद से आगाज किया, जींद के लोगों को वोट भी दिए अच्छे खासे, जींद के लोगों को ठग लिया उन्होंने। तो आप कह रहे हो जींद से आगाज करेंगे, तो ऐसा नहीं होगी कि जींद के लोग फिर से ठगाव महसूस करें? बिल्कुल, आपका सवाल मैं 100% दम मानता हूँ। मुझे उसी विश्वास को जगाना है, क्योंकि उस विश्वास को मैं तब जगा पाऊँगा कि मेरी बातों में सच्चाई और विश्वास है उनको। क्योंकि आज जिस प्रकार से मैं तो आज, वो तो कुछ भी नहीं थे, मैं तो आज इसके अंदर बैठा हूँ। महम की जनता ने मुझे, बहादुर जनता ने मुझे विधानसभा में विधायक बना कर भेजा है। उस सत्ता का अगर मुझे भोग करना होता तो मैं अभी कर लेता, वो लूट अभी बन के दिखा देता। मैं मंत्री आज भी मुझे बनाने को तैयार है, पिछले 2 साल से मुझे बनाने को तैयार है भाजपा के लोग। मैं यहाँ माल कमा लेता। इस बात को, ये सब चीज़ें इस प्रदेश के लोगों को और जींद के लोगों को नज़र आ रही हैं, और वही सच्चाई और मेरी दृढ़ता और लोगों के प्रति जो मेरा एक जन सेवा का मेरे अंदर आत्मा का जो भाव है वो उनको नज़र आ रहा है। वही ताकत है मेरे साथ, और वही ताकत जो है ना उनका विश्वास जीतने में मेरे साथ खड़ी मिलेगी। कुंडू साहब, अभी आपने यात्रा के द्वारा आधा हरियाणा ही नापा है जी, आधा हरियाणा बाकी है जी। क्या कुंडू साहब की भविष्य का प्लान है कि आधा हरियाणा को फिर नापा जाए? देखिए, मैंने आज बिल्कुल आपने दुरुस्त बोला। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मैंने प्लान किया है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहा हूँ, उसके बाद हल्के वाइज जाऊँगा। मैं अब यात्रा की तो नहीं कहता, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, और यात्रा अगर मैं यात्रा करूँगा तो ना तो लोगों को जोड़ पाऊँगा। मैंने वहाँ से अच्छे लोगों का, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके बहुत जल्द जो है हम जो है चंडीगढ़ से आपको एक और संदेश देंगे जल्दी आने वाले समय में, अगले महीने के अंदर। तो उस मुहिम पे मैं निकला हुआ हूँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर विधानसभा लेवल पे हम उस मुहिम को चलाए हुए हैं। आने वाले अगले नेक्स्ट वीक में हम अपना संगठन की भी जो घोषणा करेंगे जिला स्तर पर, उसको जो ना संगठन को अनाउंस करेंगे, आगे उस पर काम शुरू करेंगे। क्योंकि बगैर संगठन के तो कुछ आगे हो नहीं सकता ना। अकेला जो आपने कहा था, तो अकेला मैं
उसके लिए मुझे पूरी टीम जो मेरी बहुत मेरे संपर्क में आकर वो तैयार हो चुकी, उसकी घोषणा मैं सभी साथियों के साथ मिलकर और बहुत जल्द उस टीम की घोषणा करेंगे और आगे लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। गुड्डू साहब, एक सरपंच से जुड़ा सवाल है जी। लगातार जो टेंडर का विरोध कर रहे हैं जी। आप भी कुछ दिन पहले पंचकुला को समर्थन देने गए थे। जी। अभी थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री मनोहर ने घोषणा की है सरपंचों की जो पावर 2 लाख तक थी उसको अमितीय पावर बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। आप कैसे देखिए, इसका मतलब सरपंच सही थे ना, ये एक्सेप्ट अगर सरकार सही थी तो क्यों बढ़ा रहे हैं। इसी बात को ये चीज़ साबित करती है कि वो सरकार जिस अड़ियल रवैये से उनके साथ व्यवहार कर रही है वो गलत थी और सरपंच अपना हक मांग रहे हैं, इस बात से वो चीज़ प्रूव होती है। और मैं पहले भी सरपंचों के साथ था, आज भी सरपंचों के साथ हूँ और आगे भी उनके हकों के लिए उनके साथ जो जाप्तियाँ हो रही हैं उसमें उनके साथ खड़ा हूँ। एक संदीप सिंह का मामला भी चला हुआ है, उस पर क्या स्टैंड लेते हैं आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है, एक संदीप सिंह जैसे एक हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारी सशक्तिकरण की बात करने वाली ये सरकार आज हमारी एक बेटी के साथ इस प्रदेश की वजीर ने, इस प्रदेश के मंत्री ने ऐसा व्यवहार करके उसके साथ में वो करने का काम किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सत्र में खड़े होकर मेज पर दबादब वो मार के और पूरी दृढ़ता से ऐसे कहते हैं जैसे वो वहाँ पे मौजूद थे जिस टाइम पे वो लड़की संदीप सिंह के घर में। ये उनकी अहंकारीपन, उनके जो है ना नारी के प्रति जो उनकी बातें हैं उनकी उसमें सच्चाई कितनी है और कितनी जो है ना महिलाओं के प्रति उनकी सीरियसनेस, उनके सम्मान के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। इस बात का जवाब इस प्रदेश की मेरी बहनें, बेटियां, माताएं 2024 में इनको देंगी और वो अपना ऐसा जवाब देंगी कि इनको जो है ना अपनी ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी पैर रखने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू।